बहुत बहुत स्वागत शाहनवाज हुसैन साहब आपको। पहला प्रश्न मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन, जैसा कि आप भी अपने वक्तव्य में कई बार बता चुके हैं और कहते भी रहते हैं कि एक इस तरह की पार्टी है कि जो जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिले उसको निभाने से कोई कार्यकर्ता ना नहीं करता है या ना नहीं कर सकता है। इस तरह का आप लोगों का संस्कार है, पार्टी की शिक्षा है। अब जब यह जिम्मेदारी आपको मिली है, पहले आप केंद्र में मंत्री भी रहे, अब बिहार में आपको जिम्मेदारी मिली, कई लोगों ने कहा कि देखिए केंद्र से डिमोशन हो गया, आप इसको किस रूप में देखते हैं? लेकिन एक चुनौतीपूर्ण काम है बिहार में उद्योग स्थापित करना। कई मंत्री रहे हैं इस विभाग में, अब तक कोई विशेष सफलता मुझे दिखती नहीं। आप बिहार के उद्योग मंत्री से भी बात कर रहे हैं जी जी, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से भी बात कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और साथ में मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमें कहा कि जाइए बिहार में उद्योग लगा के दिखाइए। मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और ये सही है कि जब कोरोना की बीमारी हुई तो सबसे ज़्यादा चर्चा में बिहार रहा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग सफ़र करते रहे, पूरे हिंदुस्तान में काम करते रहे और 15 दिन 20 दिन तो लोगों ने उनको खाना पीना भी दिया। बाद में जिनके यहाँ काम करते थे उन्होंने मोबाइल अपना ऑफ कर लिया और वो मजबूर हो गए अपने घर वापसी के लिए। और जब वो घर लौटे तब बिहार सरकार के पास एक बड़ा विषय था कि इनको रोज़गार यहाँ कैसे दें। जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 15 साल से, बीच में 1.5 साल आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन बीजेपी शामिल रही है। रोड में, बिजली में, पानी में, सड़क में हम लोगों ने बेहतरीन काम किया जी, कृषि में बेहतरीन काम किया। अब हमें उद्योग में काम करके दिखाना है। बिहार के लोग, आप जानते हैं कि कई क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, लेकिन उद्योग वहाँ पर जैसी उम्मीद थी वैसी नहीं। तो अब उस काम में लगे हैं। और काम क्या होता है, हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी कह दे कि बॉर्डर पर खड़े रहो तो वहाँ खड़े होंगे। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर इंचार्ज बनकर कमल खिला के दिखाओ तो कमल खिला के दिखाया। पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज, जहाँ कभी बीजेपी ने जीती थी, पहली बार वहाँ पर गए, 70% मुस्लिम आबादी थी और वहाँ जाके कमल खिला के दिखाया। अभी पार्टी ने कहा जाओ बिहार उद्योग लगा के दिखाओ तो उद्योग लगा के दिखाएंगे। चुनौती बड़ी है लेकिन इरादा भी बड़ा है, और जिन्होंने हुक्म दिया है वहाँ जाने का उनका मन भी बड़ा है। तो बड़े मन से बिहार की तरक्की के लिए भेजा है और इसलिए उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। जो मेरा संपर्क है, संबंध है, जो मेरे रिश्ते हैं, और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जान पहचान रही है, उसका लाभ बिहार को होगा। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूँ तो मैं भीलवाड़ा से आ रहा हूँ जी, और एयरपोर्ट से सीधा आया हूँ, क्योंकि मैं भीलवाड़ा में टेक्सटाइल कंपनियों ने हमें बुलाया था जी। हम नई टेक्सटाइल पॉलिसी बना रहे हैं और वो नई टेक्सटाइल पॉलिसी जब हम बना रहे हैं तो बहुत से लोग बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं जी। तो बिहार के अंदर हमारा इरादा ये है कि बिहार के लोगों को काम उनके राज्य में मिले। अगर हम ये सोच लेंगे नहीं साहब यहाँ उद्योग लग ही नहीं सकता तो फिर वही स्थिति रहेगी। और अभी एक अच्छी स्थिति बनी है कि कोरोना काल में बिहार पहला राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, करीब 35,000 करोड़ का आया। तो बिहार में इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल भी आएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हमें मेगा फूड पार्क नरेंद्र सिंह तोमर जी आ रहे हैं, उन्होंने हमें दिया है तो हम उसमें काम कर रहे हैं। तो बिहार में भी उद्योग लगे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक, मंत्री जी एक सवाल ये जरूर आपसे है कि देखिए हम जब टीवी पे चर्चा करते हैं, जब एक प्रवक्ता के रूप में आपको किसी सरकार की पॉलिसीज को जनता के सामने रखना हो कि देखिए ये सरकार कर रही है, उसको रखने में, और जब जमीन पे आप बिहार जैसी जमीन पे उतरते हैं जहां पे
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत काम करने की आवश्यकता आपने महसूस की होगी जब आप गए होंगे, तो कितनी कठिनाई वहां पे पाई आपने असल में जमीन पे? क्योंकि आपको एक ट्रैक बनाना भी है, एक होता है कि आपको ट्रैक पे दौड़ लगाना है, ट्रैक बना हुआ है, अब आपके सामने चुनौती है कि अपना रास्ता भी बनाइए, उस पर दौड़ भी लगाइए, साथ साथ उद्योगों को भी दौड़ाइए। कितनी कठिनाई है? देखिए, जब ट्रैक बनाना होता है ना, जो पुराना ट्रैक होता है उसमें भी रिनोवेशन की ज़रूरत होती है, और जब नया ही ट्रैक बनाना हो तो उसमें दिक्कत कम आती है, अपने हिसाब से ट्रैक बनता है। और यही वजह है कि बिहार में आज लोग कह रहे हैं ईज एंड डूइंग बिजनेस, वैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने इथेनॉल पॉलिसी बनाई और उसके अंदर बिहार में हमने कहा 7 वर्किंग डेज में ऑल परमिशंस देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पहला स्टेट है जिसमें हमने जितने प्रपोजल हैं, चाहे एनवायरनमेंट का क्लियरेंस हो, एक्साइज का हो, वाटर का हो, हमने 2 दिन के अंदर दिए। अगर हमने बियाडा से लैंड दी है तो हमने विद इन आवर्स दिया है। तो ईज एंड डूइंग बिजनेस में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और बिहार तरक्की के रास्ते पर है। परसेप्शन पे मत जाइए। बिहारियों के बारे में जो परसेप्शन है, जब मैं दिल्ली आया था पढ़ने के लिए तो बिहारियों को जिस नज़र से देखा जाता था वो मैंने खुद झेला है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस बार का भी टॉपर बिहारी है यूपीएससी का। और इसलिए बिहार को जानने के लिए जो लोग तय करते हैं, कोई गंगा जल देखेगा, अपहरण फिल्म देखेगा, बिहार में बिहारी टोन में जो विलेन की इमेज बनाई जाएगी तो बताया जाएगा कि ऐसा बिहार है। ऐसा बिहार नहीं है। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है, चंद्रगुप्त और अशोक की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, और गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वही बिहार है। और जहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले यूनिवर्सिटी बनी, विक्रमशिला और नालंदा, वही बिहार है। आज बिहार में पहले यूपीएससी के टॉपर एसीपी डीसीपी नज़र आते थे बिहार के, अब तो आप दिल्ली के थानों में जाएंगे तो ज़्यादातर एसएचओ बिहार के नज़र आएंगे। क्योंकि बिहार के बारे में परसेप्शन ये हो गया कि बिहार होगा, एक मजदूर आदमी होगा, सर पर वो टोकरी लेकर चलेगा, आपकी सेवा करेगा। आपने किसी बिहार के आदमी को किसी चौराहे पर भीख मांगते देखा है? बिहारी स्वाभिमानी होता है, कहीं भी जाता है तो काम करता है। इंडिया के लोग अब्रॉड में जाके सिलिकॉन वैली में अगर काम करेंगे तो उनको हिंद दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। अगर बिहार के लोग अपने ही देश में कहीं जाकर काम करेंगे तो कहा जाएगा नहीं, बिहार में बड़ी बेरोजगारी है इसलिए जा रहे हैं। नहीं, बिहारियों के टैलेंट पर उनको रोजगार मिल रहा है इसलिए वो जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कोरोना काल में बड़ी तादाद में लोग चले गए, बहुत सी जगह फैक्ट्री बंद हो गई तो लोगों ने हवाई जहाज से टिकट दे के बिहार के लोगों को बुलाया। अगर छठ का पूजा हो, अभी दिवाली हो, बहुत से काम रुक जाते हैं क्योंकि उस वक्त बिहार के लोग छठ में वापस चले जाते हैं। बिल्कुल शबनम। और बिल्कुल जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका इस्तकबाल है जी मीडिया के इस कॉन्क्लेव में। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब? शायद आवाज पहुंचेगी जी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपने तय कर लिया, आप हमारे मेहमान हैं भाई। हमारे मेहमान बोलेंगे तो हमें तकलीफ क्यों होगी? खुशी होगी भाई साहब। अरे जी, आप ये मान के चलिए कि जो आप बोल रहे हैं मुझे खुशी हो रही है। आप बोलिए। तय करेंगे कि आप कितना बोले और मैं कितना बोला। जी, अच्छा, चलिए, आपको खुशी हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। अब इस पे गुलाब जामुन खिलाएंगे आपको जब मिले। तो अब आप सुन लीजिए और एक बात जी। अब हमारे दोस्त शाहनवाज साहब बात कर रहे थे। अरे भाई, आप सिविल एविएशन का कैबिनेट मंत्री, उसको बीजेपी ले जाकर बिहार में MLC का बनाकर मिनिस्टर बनाती है। शाहनवाज साहब को टिकट नहीं देते। अब वो हमारे दोस्त हैं, इंशाल्लाह हमारी दोस्ती उनसे रहेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के 300 MP में एक भी मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता? इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, रहा सवाल, हमारे फाजिल दोस्त ने भी बात कही कि सबका साथ सबका विकास। मैंने RTI एप्लीकेशन डाला कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में
आवास योजना में ग्रामीण में 3 साल में कितने मुसलमानों को घर मिला? मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 19-20 19-20 और 20-21 10 घर भी मुसलमानों को नहीं दिए जो सैंक्शन किया गया है। मैं बार बार इस बात का मुतालबा कर रहा हूं। एक मर्तबा डिबेट भी हुई थी जब शाहनवाज साहब हमारे साथ एमपी थे, उस वक्त से आज तक मैं मुतालबा कर रहा हूं कि जो माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिलती है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, डिमांड ड्रिवन करिए। आप नंबर लगाते हैं, आप बाजा बजाते हैं कि हमने इतने लोगों को स्कॉलरशिप दी माइनॉरिटीज की। आपको मालूम हर साल 65 लाख मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती क्योंकि आप नंबर लगा दिए। तो यही तो हमारा बोलना है। और रहा सवाल के जो पार्टीज मुसलमानों को उनके हक से महरूम करती है, हम उनके खिलाफ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। जो बात है वो कहनी पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब समाजवादी हुकूमत कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या किया? बहुत से फसादात हुए, बल्कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद अगर 50,000 लोग बेघर हुए तो इनके राज में हुए। समाजवादी ने कोई इंसाफ नहीं किया, जिसकी वजह से आज 1000 केसेस मुजफ्फरनगर के खत्म हो चुके हैं। समाजवादी ने कुछ नहीं किया। और सोने पे सुहागा ये है, जैसे उर्दू में कहते हैं तरफे तमाशा, ये है कि योगी सरकार ने 77 केसेस विड्रॉ कर लिए मुजफ्फरनगर राइट्स के, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर शामिल हैं। खुद अपने खिलाफ केसेस को विड्रॉ कर लिया। और आप बताइए फिर कौन सा इंसाफ होगा? तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का मुकदमा फैसला आता है, ये सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट का केस आता है, सरकार अपील नहीं करती। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का केस आता है, उस पर अपील नहीं करती। क्यों अपील नहीं करते आप? भाई टेररिज्म के खिलाफ आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए ना। ठीक, आप तो हर एतबार से अगर आप देखेंगे, हर एतबार से अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों से इंसाफ नहीं हो रहा है। जी शाहनवाज जी, देखिए, ओवैसी साहब की दिक्कत यह है कि वो हिंदुस्तान की आवाम को ये हिंदू और मुसलमान के चश्मे से ही देख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि उनकी पार्टी का नाम ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं तो उनको भारतीय के तौर पे देख रहा हूँ। और मैं आपको कहता हूँ, ओवैसी साहब ने कहा एक मुसलमान को घर नहीं मिला, पता नहीं आरटीआई लिया, कैसे वो निकाल कर लाएं। मैं उनको पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। मैं अभी चंद दिन पहले उत्तर प्रदेश गया था और उत्तर प्रदेश में योगी जी से मिला तो उन्होंने एक क्लस्टर योजना चलाई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं ओवैसी साहब से कहूँगा कि ODOP का वो गूगल पे, जब तक वो तो पढ़े लिखे आदमी बैरिस्टर हैं, वो निकाल के देख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्लस्टर डेवलप किया। आपने कहा कि मुरादाबाद, अलीगढ़ का ताला का बिजनेस ख़त्म कर दिया। योगी जी ने मुरादाबाद में बर्तन के को क्लस्टर बनाया, ये भदोई में कालीन को बनाया, खुर्जा में मिट्टी के बर्तन को बनाया। और उसमें ज़्यादातर 80% यानी 80% मुस्लिम लोग, इस नज़र से नहीं किया कि मुस्लिम के लिए किया। यूपी का वो प्रोडक्ट है, उसमें क्लस्टर दिया, उसमें अलग से उसमें पैसा दिया और बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने फ़ायदा उठाया। और जहाँ तक सवाल है घर का, घर की एक लिस्ट होती है वैसी साहब, एक लिस्ट होती है गरीबी रेखा के नीचे कौन है और उनकी पूरी लिस्ट होती है। अब वो लिस्ट के हिसाब से घर मिलते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या तेलंगाना हो। वो हम लोगों ने कमिटमेंट ये दिया है, प्रधानमंत्री का है कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। ऐसी हज़ारों लिस्ट है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मंगा के ओवैसी साहब के घर पे रजिस्ट्री करके मैं भेज दूंगा उसको। लेकिन कम से कम वो बताएं कि उनका सोर्स क्या है। वो जाकर यूपी में यही क्यों तलाशते हैं? काश ऐसा भी दिन आए कि ओवैसी साहब कहें कितने गरीबों को मकान मिला या नहीं मिला। ये जाके तलाशते हैं हिंदू को मिला कि नहीं, मुसलमान को मिला कि नहीं। जो गरीब है वो गरीब है, उसकी कोई जात मजहब से कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता। ठीक है, बीजेपी जो कहती हुकूमत है में कि बैठता सबका है साथ सबका वो ऐसा विकास। करेगा तो सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन शाहनवाज साहब, आखिर क्यों बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम लगते हैं? तमाम अपोजिशन जमात की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश होती है कि वो मुस्लिम मुखालिफ है, यानी कि मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती है। ये नजरिया क्यों है? देखिए, एक परसेप्शन बन गया
जैसा मैंने बिहार के बारे में आपको बताया था कि बिहारियों के बारे में परसेप्शन बन गया कि ये मजदूर टाइप के लोग हैं। सही बात है, मेहनत करते हैं, मेहनत कश है। और कोई नहीं जानता कि यूपीएससी में कितने आए, टॉपर कहाँ का है। और ये चीज़ें की चर्चा, ये जो चीज़ें हैं चर्चा कम होती है। चर्चा ये होती है कि कुछ भी दिक्कत होगी, कांग्रेस की आदत थी, कुछ भी परेशानी हो जाए, नेहरू जी के ज़माने से लेकर उनके आखिरी अंतिम प्रधानमंत्री तक यही कहा जाता था, कुछ भी दिक्कत हो मुस्लिम को, इसमें बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है, ये कह दिया जाता था। कभी नहीं रहा ऐसा। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हों, एक दिमाग में एक बात है कि लोगों की खिदमत करना है, गरीबों को जो अंतिम पायदान पे समाज के बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको आगे लेकर जाना है और इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन परसेप्शन बना हुआ है। समाजवादी पार्टी आती है, वो अलग तरह की राजनीति करती है, बसपा अलग तरह की राजनीति करती है, कांग्रेस के पास तो कॉन्ट्रैक्ट है। उनको लगता है कि आज़ादी जब मिली तो मुस्लिम समाज के लोग उनकी गुलामी कबूल कर ली, यानी मुस्लिम को आज़ादी कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। तो आज को जला दिया गया या डैमेज कर दिया गया। 5 दिन तक किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। शाहनवाज साहब तिरुपुरा चले जाइए, हकीकत आपके सामने आ जाएगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, ये फैक्ट है। आरटीआई की एप्लीकेशन डालकर मुझे जो जवाब दिया गया, मैं कह रहा हूं, माइनॉरिटी अफेयर्स की जो रिपोर्ट है वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको कह रहा हूं। ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट मुसलमानों का है, वो आपसे कह रहा हूं। आज बिहार की आप बात कर रहे हैं, सीमांचल में जहां पर हमारे एमएलए जीत कर आए, बल्कि पूरा सीमांचल में जमीन कट रही है। कहां है आपकी जेडीयू गवर्नमेंट? लोग बारिश से परेशान है। तो ये सब चीजें हैं। हमें शाहनवाज साहब, इन चीजों को देखने की जरूरत है आपको। और हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आपको गुजरात से टिकट दे और वहां से आप जीत कर आए। 1984 से एक एमपी नहीं जीता गुजरात का जी। हम तो चाहेंगे शाहनवाज साहब वहां से, मोदी जी उनको अहमदाबाद से टिकट दे दे, वहां से जीत कर आ जाए। एक यूनियन मिनिस्टर को, सिविल एविएशन का मिनिस्टर, जिसको इलेक्शन हरा देती है बीजेपी, खुद टिकट भी नहीं देती। और आप बेचारे शाहनवाज साहब हमारे दोस्त जरूर हैं, फाजिल दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, मगर वो एक, अब क्या बोल सकते हैं, बीजेपी में है बहुत। नहीं बोलेंगे, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आपस में जो गुफ्तगू करते तो शाहनवाज साहब से हमारी बात होती, मगर ये शाहनवाज साहब वो छोड़ दीजिए। जी, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। नहीं, वो तो जवाब देते हैं, उनको जवाब देना भी चाहिए क्योंकि वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और हमको ये भी बता दीजिए कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी मुसलमान को भी एमएलए बनाकर लेकर आएगी क्या? जी, पहली बात तो ये आखिरी बात हमारी बात सुन लीजिए। शाहनवाज साहब जवाब देने से पहले ये बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू क्यों कहते हैं। देखिए, संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी की जो बात होती है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होती है। तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मुतालबा यह है कि इंसाफ हो। और प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है। 6.5 साल से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है। 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है। एक मीटिंग नरेंद्र मोदी नहीं लेते 15 पॉइंट प्रोग्राम की, एक मीटिंग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? आप ही के नाम से तो है ना 15 पॉइंट प्रोग्राम। माइनॉरिटीज के एम्पावरमेंट का प्रोग्राम, से मुसलमानों का नहीं है। एक मीटिंग नहीं ले। कैबिनेट सेक्रेटरीट 6.5 साल में एक मीटिंग लिए। ये सब फैक्ट है। अब आप अगर सब्ज बाग दिखा रहे हैं तो सब्ज बाग आप में उनकी मजबूरी है बोलना, मगर मैं तो साफ तौर से कह रहा हूं ना भाई, ये सब चीजें हो रही हैं। क्या बीजेपी रोक नहीं सकती थी? ये जो मोहम्मद शमी की जो को गालियां दी गई, बीजेपी नहीं बोल सकती थी उन बारे में? दिल्ली में फसाद हुआ, देश के गद्दारों को गोली मारो बोला गया, उसको आप मंत्री बना दिए। एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपके एक साथ हो गए हैं, यूएपीए लगा दिया, कुछ जवाब छूट जाएंगे। शाहनवाज जी, फिर और कौन सी दास्तान बताएंगे इसमें? जी, आप ज्यादा मौका ओवैसी साहब को दे रहे हैं, तो मैं इसमें भी चाहता हूं बराबरी हो। और वो जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, पहले तो मैं ओवैसी साहब, मैं ताज्जुब में हूं कि आप जैसे बैरिस्टर अब इनकाउंटर में भी आप गिनने लगे कि इनकाउंटर 37% हो गया। यानी
इनकाउंटर जो होता है वो जो अपराध में अपराधी शामिल होते हैं उनका होता है। ये तो आपको सलाह लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है कि जो लोग अपराध के रास्ते पे हैं या टेररिज्म के रास्ते पे हैं या अन्य रास्तों पर है, उनको इस रास्ते को तर्क करने देना चाहिए। हम तो टेलीविज़न पर सुनते रहे, आप तो कल विकास दुबे को भी बता देंगे कि वो माइनॉरिटी का था। जी तो शाहनवाज साहब, अगर आप जी नहीं शाहनवाज साहब, अगर आप आधा मिनट देंगे तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। शाहनवाज साहब, मुझे एक बात बताइए, आपके पास प्रज्ञा ठाकुर है, जहां प्रज्ञा ठाकुर है वो दूध की धुली हुई आपकी नजर, मुझे मालूम, जिसने गोडसे की बड़ी तारीफ की, जिसने हेमंत करकरे को कोसा। शाहनवाज साहब, एक रिपोर्ट है, जितने एनकाउंटर हुए उसमें मुसलमानों को मारा गया। आप बताइए कि जेल में जाकर मारते हैं किसी को गोली, क्यों मारा गया भाई जेल में जाकर? कितने लोगों को मार दिया आप? जी मैं बताता हूं, और मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक ब्राह्मण लड़के को लखनऊ में मारा गया तो योगी ने सस्पेंड कर दिया, वो एप्पल का एम्प्लॉय था। और भाई इंसान तो इंसान ही है ना, आपकी बात सही है, मगर ये कहां से इंसाफ है कि अगर मुसलमान है तो उसके खून की कीमत नहीं है, और कोई आला जात का है तो सस्पेंड हो जाएगा। गुप्ता मरता है तो 50 लाख और नौकरी, फैसल मरता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, वो भी पुलिस कस्टडी में मरा। अब जवाब हो रहा है शाहनवाज साहब, जवाब ले हो रहा है। आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं, ठीक, मगर आप इसको सोचिए। मजबूरी नहीं है, मेरा बोलना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो इनका ये इल्ज़ाम मैं पूरी तरह, मैं उम्मीद नहीं करता था कि ओवैसी साहब कहीं नौकरी में, ये सही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसका जिक्र पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई थी, तो माइनॉरिटीज़ पर एक डिबेट हुई थी, तो 3 लोग बोले थे। कांग्रेस से मौलाना इसराउल हक साहब बोले थे, बीजेपी से मैं बोला था, और ओवैसी साहब उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। हमने आंकड़ों पर बात की थी। ये सही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोज़गार है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया। और ये भी सही है कि जिन लोगों ने बेरोज़गार बनाया, जिन्होंने हुकूमत की, वो जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया और गरीब का बेटा देश का वज़ीर आज़म बना, तो उसने गरीबों के लिए ही सारी योजना बनाई, और उसमें यह नहीं कहा कि ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरे पास आंकड़ा है, मैं पूरा आंकड़ा, अगर दिलीप तिवारी साहब मुझे फिर से बुला लेंगे कभी ओवैसी साहब के सामने, तो मैं वो ये भी आरटीआई वाला आंकड़ा लेकर आए कि घर मिला या नहीं मिला। मैं भी योगी जी से वो पूरा आंकड़ा मंगा के लेके आऊँगा। और मेरे पास आंकड़ा है कि आबादी से ज़्यादा गैस सिलेंडर मिला, क्योंकि गरीब ज़्यादा मुस्लिम थे, तो कोई खाता खुला तो सबका खुला, तो खाता सबका खुला तो किसी ने रोका कि तुम मुसलमान हो तो खाता नहीं खोलेंगे, घर तुम मुसलमान हो तो घर नहीं देंगे। ये इल्ज़ाम मैं सही नहीं मानता। दूसरा, मैं मानता हूँ कि आप इस तरह जब कहते हैं कि ये गुप्ता है और ये अपर कास्ट का है, इसको इतने लाख मिले, आपको लिखना चाहिए। आपको जाकर, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई ज्यादती हुई है, तो आपको योगी जी से जाके मिलना चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर हैं, जाके कहना चाहिए, एक कागज़ है। लेकिन आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे, ये सही नहीं है। जो अपराध और अपराधियों से योगी जी ने न समझौता किया है न करेंगे। मैं मानता हूँ, मैं तो खुद, मैंने कहा ना पिछले दिनों जब ओवैसी साहब कॉन्क्लेव किसी चैनल का हो रहा था, उससे चंद दिन कबल मैं योगी जी के पास गया था, तो उनके नज़र में तो एक चीज़ है, जो मुल्क से मोहब्बत करेगा उसको वो अपने पलकों पर बैठाएंगे, अपने छाती से लगाएंगे। लेकिन आप चाहिएगा कोई अपराध करे, गोली चलाए, उसका इनकाउंटर ये पूछा जाए, भाई साहब पहले बताओ गोली चलाएंगे बाद में तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, अगड़े हो या पिछड़े हो, ये नहीं हो सकता। अपराध को अपराध के नजरों से ही देखा जाए। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत तरक्की का काम कर, तुम देश के खिलाफ हो, शिवसेना इनको कहती है तो ठीक है ना। देखिए अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी गालियां, उर्दू की जो डिक्शनरी उसको फेरोजुल लुगात बोलते हैं, जितने फेरोजुल लुगात में अल्फाज इस्तेमाल कर लीजिए हमारे खिलाफ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना हमको बोलेंगे, जितना हमको गाली देंगे, उतना हमारा अज़म, हमारा हौसला और काम की शिद्दत बढ़ते जाएगी। मगर ये सच्चाई है,
अब बिहार में शाहनवाज से पूछिए कैसे लड़ रही है कांग्रेस और राजद वहां पर। सिर्फ उनकी आदत है कि सवाल खड़ा करेंगे और जवाब नहीं देंगे, भागेंगे। ये एक आदत बन गई। एक आखिरी प्रश्न सर आपसे, आज का आखिरी कीजिए फिर इस सेशन का आखिरी प्रश्न। सवाल ये कि जो जिम्मेदारी आपने ली है, प्रधानमंत्री टारगेट देते हैं, प्रधानमंत्री लक्ष्य तय करते हैं, तो आपने कोई लक्ष्य तय किया है कि बिहार के उद्योग में जो बढ़ोतरी होगी उसका क्या टारगेट होगा और कब तक आपको वो अचीव करना है? देखिए, सरकार तो 16 नवंबर को 1 साल पूरा करेगी और आपके यहाँ जी बिहार ये सब अलग से चैनल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो चार्ज लिया है, मुझे जो जब एमएलसी बना के भेजा गया तो मैं 9 तारीख को मैंने ओथ लिया, 10 फरवरी को मैंने चार्ज लिया। 1 महीना विधानसभा चली, फिर कोरोना काल आ गया, फिर अगस्त के बाद काम शुरू हुआ है। मैं ज़्यादा बढ़ चढ़ कर कोई बात नहीं कहता, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूँ कि देश की तरक्की होगी, बिहार के बिना नहीं होगी। अगर भारत माता की तस्वीर देखें, एक अंग भी कमज़ोर हो तो तस्वीर बिगड़ जाती है। बिहार के लोग हर चीज़ में आगे हैं, उद्योग में भी आगे होंगे, इसीलिए तो चैलेंजिंग काम है। अगर ज़ीरो से शुरू किया जाए तभी कुछ लगेगा, तो लोगों को लगेगा कि हर मुश्किल काम पार्टी ने हमको दिया है और हर मुश्किल काम पर मैं पार्टी के और देश की उम्मीद पे खड़ा उतरा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार की 14 करोड़ जनता की उम्मीद पे खड़ा उतरूँ, और 14 करोड़ लोगों की अगर हम खिदमत कर रहे हैं तो वो देश के ही लोग हैं। चाहे आप केंद्र में काम करें, अगर आप एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं केंद्र में, तो माइनॉरिटी अफेयर हैं, तो माइनॉरिटी अफेयर में क्या 100 करोड़ लोगों का काम है? फिर आप माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं। ट्राइबल अफेयर के हैं तो उनके पास कितने करोड़ का काम है? मेरे पास बिहार में 14 करोड़ जनता की को उद्योग और रोजगार देने का काम है। ये काम छोटा नहीं होता। हमारी पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो संगठन में काम करते हैं, बहुत से लोग स्टेट में काम करते हैं। और ये जो आपने पहले सवाल किया, जो ओवैसी साहब जानबूझकर उस पर इशारा कर रहे थे कि ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बिहार में उद्योग मंत्री बने हैं, ये मेरी ताकत है, वो मेरी कमज़ोरी नहीं है। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मौका दिया है कि अपनी जन्मभूमि की खिदमत करूं और ऐसा दौर पैदा करूं कि बिहार में लोग रोज़गार के लिए जाएं, बिहार का लोग रोज़गार के लिए बाहर न जाए। ये कोशिश में लगा हूं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं। जिस काम का बीड़ा आपने उठाया है उसमें आप सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे बस छोटा सा अनुरोध कि कुछ देर के लिए आप मंच पर रहें। हम अपने सीईओ दिलीप तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर शाहनवाज जी से सवाल करना उतना ही खतरनाक है जितना किसी तैराक से पूछना कि स्विमिंग आती कि नहीं आती, और ये सबको डुबा देते हैं। ये सवाल बहुत जवाब इतने होते हैं कि ओवैसी साहब को भी छोड़ के मैदान भागना पड़ा। शाहनवाज जी, आपके चक्कर में वो बेचारे पहले ही निकल लिए। ना मुझे मालूम था कि वो आएंगे और न उन्हें मालूम था कि मैं आऊँगा, लेकिन हमें मालूम था कि आप दोनों साथ आएंगे। आपने जो ट्वीट किया है उस पर मुझे 7 से 7.5 दिखाया है। जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले हमारे फॉलोअर हैं, उनको वो मुझे देख के वो टीवी पे आए थे। आपने ओवैसी साहब भी उनके सामने पड़ोस दिया, तो उन्होंने ये तो एक बोनांजा है उनके लिए कि 2 मुस्लिम चेहरे, एक मोदी के साथ, एक मोदी के सख्त खिलाफ, और ये मंच है जी मीडिया का जो सबको मौका देता है। शाहनवाज जी, इसलिए तो मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहा हूँ और मैं आपको तब से कवर कर रहा हूँ, पार्टी में काम किया, और मैं आपको तब से कवर कर रहा हूँ। हमें तो, अगर आप ओवैसी साहब से की बात सुन के प्रभावित मत होइए, आप भी चेहरे को हिंदू मुसलमान मत बनाइए। मुझे आप हिंदुस्तानी चेहरा, भारतीय चेहरा कहें तो अच्छा लगेगा। मेरे माथे पे कहाँ लिखा है? देखिए, ओवैसी साहब ने एक बार कहा, ओवैसी साहब ने कहा, जावड़कर कश्मीर गए थे तो लोगों ने जावेदकार, थोड़ा बैठ लेंगे, लोगों ने उनको, बैठिए, लोगों ने उनको समझा कि यही, देखने से जो दूर से आए उन्होंने लगा कि ये शाहनवाज होंगे, और मुझे समझा कि जावेदकर होंगे। कभी पूछ लीजिएगा उनसे।
तो चेहरे को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना है। ओवैसी साहब के जिम्मे ये कई बार तो लोग पूछते हैं उनके ये काम में खलल कई मत बार डालिए। लोग मुझसे पूछते हैं ये आपके भाई हैं? मैं कहता हाँ। हाँ, ये बात भी सही है। दिलीप तिवारी जी और हम जब साथ जाते हैं, सिर्फ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो किसी ने कहा मेरे से कि ये बात है, मेरी इनकी दोस्ती बहुत पुरानी, मैं 98-99 से इनको जानता हूँ और बिना अपॉइंटमेंट के हमारे यहाँ कभी भी आ सकते थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो हम गए थे आपके यहाँ, आपका भाई बैठा हुआ था। हमने कहा किसने कहा? तो बोले नहीं, एकदम आपका भाई था, लग रहा था बैठा हुआ है वहाँ। तो आपको तो उन्हें मुस्लिम चेहरा नहीं बताया। आप सैयद हैं, मैं शेख हूँ, और मुगल पठान कौन है मुझे नहीं पता। देखिए, आप तिवारी हैं और मैं सैयद हूँ, तो ये सही है कि मैं मुस्लिमों के ब्राह्मण आप हैं। नहीं, देखिए मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं रखता। लेकिन हमारी मैं कई बार इसलिए यकीन रखता हूं कि हमको ब्राह्मण होने का अभिशाप नहीं होना चाहिए। बिकरू कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं ब्राह्मण मार दिया, मुसलमान मार दिया जाए तो कहते हैं मुसलमान मार दिया, और हमको कहते हैं कि ब्राह्मणों ने राज किया। आज आप देखिए कि देश भर में ब्राह्मण कहाँ राज कर रहे हैं। तो मैं मानता इसलिए हूं कि जो जातियां बांटने का काम राजनेताओं ने किया है, आप जैसे नेता कम हैं जो जातियां नहीं बांटते हैं, और ये कड़वा सच है। हकीकत ये है कि जब वोट मांगने आप जाते हैं तो आपको शेख, सैयद, मुगल पठान सब चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। मेरे नाम के आगे सैयद है और पीछे हुसैन है, तो कई जगह लोग मुझे शिया समझते हैं। मैं सुन्नी घराने में पैदा हुआ। अगर मैं शिया भी होता तो क्या बुरा होता? अगर मैं हिंदू है, मुसलमान, अगर दिलीप तिवारी, शाहनवाज भी होते तो क्या होता? लेकिन हम सब भारतीय हैं, ये मानना चाहिए। मुझे कई बार लोग अलग अलग तरह से जानते हैं। जब मैं किशनगंज चुनाव लड़ने गया तो हमारे जो मुखालफिन थे उन्होंने हल्ला कर दिया कि नवाब साहब हैं, उनके नाती आए। कोई खगड़ा के नवाब थे। तो मैं एक जगह, हमारी गाड़ी फंसी। पहले तो बहुत कीचड़ था, रोड था नहीं बिहार में, अब तो नीतीश जी ने बना दिया सब। तो लोग धक्का देने आए तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। बोले नहीं साहब, हम तो आपके नाना के ज़मीन में बसे हैं। मैंने सोचा मैं तो एक शिक्षक के घर में पैदा हुआ, मेरे नाना की ज़मीन यहाँ कहाँ से आई? तो पता लगा कि जानबूझ के हमारे मुखालिफ ने ये बता दिया था कि मैं इस अकायद का हूँ ताकि मुझे और वोट न मिले, इसलिए मेरे बारे में प्रचार कर दिया था। शाहनवाज जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब भारतीय हैं। ये सोच को जी न्यूज़ तो डेवलप करता रहा है। और जी सलाम सलाम इसी के लिए है कि हम सबसे दुआ सलाम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे लिए, मीडिया के लिए। एक बार सऊदी अरब गया तो मैं चैनल तलाशा, तो मक्का जो हरम शरीफ है उसके बाहर मैंने देखा, एक दुकान पे गया तो देखा वहाँ जी सलाम चल रहा था। बताओ, तो आपको फोन किया कि हमारा इंटरव्यू कराइए। शाहनवाज साहब, आपने जैसे मेरे सहयोगी से कहा कि आखिरी सवाल नहीं, तो मेरे सवालों की फहरिस्त जब तक मैं पत्रकार हूं तब तक खत्म नहीं होगी। और मैं जानता हूं कि आप राजनेता हैं, आप आज बिहार में हैं, पहले आप दिल्ली में थे, वापस आप दिल्ली आएंगे, हमारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आपसे सवाल जवाब लगातार करता रहूं और मुझे ये मौका आप देते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। सलाम पर बिहार की भी खबरें दिखाएं। जी बिल्कुल दिखाएंगे। सलाम के संपादक से मैं कहूँगा, इरफान शेख सलाम के संपादक हैं, आप मंच पर आएँ। मोहित सिन्हा जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक के मंच पर आए। हमारे वरिष्ठ जो राजनेता हैं, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, और रमेश चंद्रा जी हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर हैं। आइए प्लीज मंच पर आइए। और मेरे एक सहयोगी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के, जिनका मैं सीईओ हूँ, नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जो अभी थे, इन्होंने हमारा समय लिया और हमको बहुत बड़ा समय दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। कुछ कहना चाहेंगे तोमर साहब? नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिहार को एक मेगा फूड पार्क दिया, और उसके लिए मैं पूरे बिहार की 14 करोड़ आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। नहीं, बस आपको एक मंच पर किसी हमारे एक जो सहयोगी जिन्होंने इस कार्यक्रम में करने की शक्ति दी। शक्ति कहाँ से आती है? धन से आती है, और धन कहाँ से आता है? हमारे उद्योगपतियों से आता है। तो उनको सम्मानित जरूर करेंगे आप।
चाहूंगी असगर गोदरावाला जी को, जो कि डायरेक्टर हैं सुपीरियर हाइड्रोलिक प्राइवेट इससे लिमिटेड पहले के। मेरे दो सहयोगी हैं, वासु मनचंदा और प्रमोद शर्मा, क्योंकि इनके एडिटर बीमार हैं, बुखार है, तो दो सहयोगी भेजे उन्होंने पंजाब से खासतौर पर। वासु मनचंदा और प्रमोद शर्मा, आप मंच पर आइए। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की भी एक ताकत है, आप सब जगह देखे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर तक, पूरे 180 मुल्कों में आप इसमें लाइव हैं। असगर जी प्लीज आप भी मंच पर आए। जल्दी से सम्मान करें और उसके बाद हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। 8x8 की कोहली से आज तक का सफर इन्होंने तय किया और 14 साल में काम करना इन्होंने शुरू कर दिया था। गोल्ड के हॉलमार्क्स के लिए QR कोड पर ये लगातार काम करते रहे हैं। हमने अपनी कमान पत्रकारिता की इनको सौंप दी है, अब हम थोड़ा मैनेजमेंट का काम देखते हैं। आइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। शाहनवाज बहुत साहब आते रहिएगा। ये आपका चैनल है और ये पूरे देश का चैनल है। जी मीडिया देश का सबसे प्रमुख चैनल है और आप उसके बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब, आपका कार्यक्रम में